नमस्कार। यूनिट 2 डे 4 के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की शुरुआत हम कल के टॉपिक सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस की रिवीजन से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मीन्स द स्टॉक ऑफ मनी held by the public at a point of time in an economy. Money supply has two components. One is currency held with the public in the form of currency notes and coins, and second one is demand deposits of the public with the commercial banks. Second question is explain the bankers bank function of the central bank. bankers bank का मीनिंग है बैंकों का बैंक। सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स के लिए वो सभी काम करता है जो कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स के लिए करते हैं। सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक के लिए एक बैंकर के रूप में, एक एजेंट के रूप में, एक एडवाइज़र के रूप में और एक सुपरवाइज़र के रूप में काम करता है। बैंकर के रूप में सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और इन केस ऑफ नीड कॉमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। एक एजेंट के रूप में सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स के म्यूचुअल क्लेम्स मीन्स आपसी लेन देन को सेटल करता है। एक एडवाइज़र के रूप में सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी सिचुएशंस में एडवाइस देता है। एक सुपरवाइज़र के रूप में सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स की एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है। थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन गवर्नमेंट्स बैंक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट्स बैंक का मीनिंग है सरकार का बैंक। तो सेंट्रल बैंक सरकार के लिए वो सभी काम करता है जो कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स के लिए करते हैं। सेंट्रल बैंक सरकार के लिए बैंकर के रूप में, एजेंट के रूप में और एडवाइज़र के रूप में काम करता है। बैंकर के रूप में सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और इन केस ऑफ नीड गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करता है। एक एजेंट के रूप में सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं, ट्रेजरी बिल, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एटसेट्रा को सेल परचेज करता है। और एक एडवाइज़र के रूप में सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन में एडवाइज करता है। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मैनी सेंट्रल बैंक आर देयर इन आवर कंट्री। किसी भी देश में एक ही सेंट्रल बैंक होता है और हमारी कंट्री में हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज हम सेंट्रल बैंक के फोर्थ फंक्शन कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई को करेंगे। ये सेंट्रल बैंक का बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है और इस फंक्शन के तहत सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है बाय रेगुलेटिंग द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कॉमर्शियल बैंक्स। जो कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन है उसको रेगुलेट करके, उसको अफेक्ट करके इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए।
इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है महंगाई, अर्थात इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस कब इंक्रीज होते हैं? जब इकोनॉमी में लोगों की डिमांड ज़्यादा हो। डिमांड ज़्यादा कब होती है? जब लोगों की इनकम ज़्यादा हो, परचेजिंग पावर ज़्यादा हो, मीन्स मनी सप्लाई ज़्यादा हो। तो अगर इस इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करना है तो मनी सप्लाई कम करनी होती है। मनी सप्लाई करने से डिमांड कम होती है और डिमांड के कम होने से जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइसेस कंट्रोल में आ जाते हैं और इन्फ्लेशन की सिचुएशन ठीक हो जाती है। इसके अपोजिट डिफ्लेशन का मीनिंग होता है मंदी, और मंदी का अर्थ है डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड इन एन इकोनॉमी, कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस का कम होना। और प्राइसेस कम कब होते हैं? जब इकोनॉमी में डिमांड कम हो। डिमांड कम कब होगी? जब परचेजिंग पावर कम हो पब्लिक की, जब मनी सप्लाई कम हो। तो डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक कुछ ऐसे मेथड्स अडॉप्ट करता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा हो। मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस हैं कम होते जा रहे हैं वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देंगे और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। अब इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जितने भी मेथड्स अडॉप्ट करता है, मेजर्स अडॉप्ट करता है, उनको सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स द पॉलिसी मेजर्स और मेथड्स adopted by central bank to control money supply। और ये जितने भी मेथड्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको दो कैटेगरीज में, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है क्वांटिटेटिव मेथड्स, जो क्रेडिट के वॉल्यूम को अफेक्ट करता है। क्रेडिट के वॉल्यूम का मीनिंग है क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट, मीन्स लोन की मात्रा को अफेक्ट करता है। और क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव मेथड्स, इसमें वो इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे जो क्रेडिट की डायरेक्शन को अफेक्ट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्रेडिट का मीनिंग है कि किन एरियाज में लोन देना है, किन लोगों को देना है, किन एक्टिविटीज के लिए देना है। तो बेसिक डिफरेंस दोनों मेथड्स में क्या है? क्वांटिटेटिव मेथड्स जो है वो इकोनॉमी के अंदर वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को अफेक्ट करता है और इसका जो इम्पैक्ट है वो सभी के ऊपर पड़ता है। लेकिन क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव मेथड्स जो कि डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को अफेक्ट करते हैं, उसका इम्पैक्ट सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स, सेक्टर्स, पीपल और एक्टिविटीज के ऊपर पड़ता है। अब क्वांटिटेटिव मेथड्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? फर्स्ट है बैंक रेट। बैंक रेट का मीनिंग होता है इंटरेस्ट रेट। कौन सा इंटरेस्ट रेट? वो इंटरेस्ट रेट जिस पे सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग पीरियड के लिए लोन देता है।
अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया के अंदर बैंक रेट है 5.40%। 5.40 का मीनिंग है कि अगर कोई कमर्शियल बैंक लॉन्ग पीरियड के लिए आरबीआई से उधार लेता है तो उसको 5.40 इंटरेस्ट रेट और यू कैन से बैंक रेट देना होगा। अब इन्फ्लेशन के केस में क्योंकि हमें मनी सप्लाई कम करनी होती है तो आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज करता है, और डिफ्लेशन के केस में क्योंकि हमें मनी सप्लाई इंक्रीज करनी होती है तो आरबीआई बैंक रेट को डिक्रीज करता है। सेकंड इंस्ट्रूमेंट है रेपो रेट। रेपो रेट शॉर्ट फॉर्म है रीपर्चेज ऑप्शन की। ये भी इंटरेस्ट रेट है जिसपे आरबीआई और सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, बट फॉर शॉर्ट पीरियड। बैंक रेट और रेपो रेट में जो डिफरेंस है वो सिर्फ टाइम पीरियड का डिफरेंस है। बैंक रेट में लोन लॉन्ग पीरियड के लिए दिया जाता है, रेपो रेट में जो लोन है वो शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता है। रेपो रेट इन इंडिया एज ऑन 27th April 2020 is 4.40%। और अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करता है। रेपो रेट को इंक्रीज करने से क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से महंगा लोन मिलेगा। कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से महंगा लोन मिलेगा तो कॉमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को भी महंगा लोन देंगे, और पब्लिक को अगर महंगा लोन मिलेगा कॉमर्शियल बैंक से तो जो पब्लिक है बैंकों से लोन कम लेगी, और लोन कम लेगी तो मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन ठीक हो जाएगी। इसके अपोजिट अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई रेपो रेट को डिक्रीज करता है। रेपो रेट डिक्रीज करने से कमर्शियल बैंक्स को सस्ता लोन मिलेगा, सस्ता लोन मिलेगा तो आगे पब्लिक को सस्ता लोन देंगे, पब्लिक को सस्ता लोन मिलेगा तो पब्लिक लोन ज़्यादा लेगी, लोन ज़्यादा लेगी तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। थर्ड इंस्ट्रूमेंट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मीन्स रेपो रेट का उल्टा। यहां पर लोन कॉमर्शियल बैंक्स देंगे, किसको देंगे, सेंट्रल बैंक को, और जिस इंटरेस्ट रेट पे देंगे उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो रिवर्स रेपो रेट मीन्स द इंटरेस्ट रेट at which commercial bank gives loan to central bank। और इंडिया में इसकी वैल्यू है 3.75%। मीन्स अगर कोई कॉमर्शियल बैंक अपने सरप्लस फंड सेंट्रल बैंक के पास पार्क करता है या सेंट्रल बैंक को लोन देता है तो इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, 3.75%। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन में रिवर्स रेपो रेट को कैसे अफेक्ट करेगा, कैसे चेंज करेगा सेंट्रल बैंक। अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करेगा। रिवर्स रेपो रेट के इंक्रीज करने से जो कॉमर्शियल बैंक है वो आरबीआई को ज़्यादा लोन देंगे क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उनको मिल रहा है,
और अगर आरबीआई को ज़्यादा लोन देंगे, सेंट्रल बैंक को ज़्यादा लोन देंगे, तो पब्लिक को लोन देने के लिए उनके पास कम रुपया बचेगा और इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी और इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। जबकि अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट कम कर देगा। रिवर्स रेपो रेट कम करने से क्या होगा, कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक को लोन देना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा, तो वो सेंट्रल बैंक को लोन कम देंगे और सेंट्रल बैंक को कम लोन देंगे तो पब्लिक को लोन देने के लिए उनके पास ज़्यादा डिपॉजिट्स रहेंगे, जिससे कि वो पब्लिक को ज़्यादा लोन दे पाएंगे और मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइसेस इंक्रीज होंगे और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। अब फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। सीआरआर टोटल डिपॉजिट्स का वो मिनिमम परसेंटेज होता है जो कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करवाना होता है। मीन्स सीआरआर is the minimum percentage of total deposits that the commercial banks has to keep in central bank. इंडिया की अगर हम बात करें तो सीआरआर की वैल्यू है 3%। 3% का मीनिंग है कि अगर किसी कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपीज के डिपॉजिट है तो उसको 3 रुपए सेंट्रल बैंक के पास रखने पड़ेंगे। अब इन्फ्लेशन की केस में आरबीआई सीआरआर को इंक्रीज कर देता है। आरबीआई सीआरआर को इंक्रीज कर देता है, इसलिए कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास ज्यादा रुपया जमा करवाना पड़ता है। और अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास सीआरआर के रूप में ज्यादा रुपया जमा करवाएंगे तो लोन देने के लिए उनके पास कम रुपया बचेगा और लोन के लिए रुपया कम बचेगा तो वो पब्लिक को लोन कम दे पाएंगे, जिससे कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी और इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। इसके अपोजिट डिफ्लेशन की केस में आरबीआई सीआरआर को कम कर देता है। सीआरआर को कम करेगा आरबीआई अगर, तो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कम रुपया जमा करवाना पड़ेगा और पब्लिक को लोन देने के लिए उसके पास ज्यादा रुपया बचेगा, जिससे कि मनी सप्लाई इंक्रीज होगी और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। अब फोर्थ जो इंस्ट्रूमेंट है वो है एसएलआर। एसएलआर का मीनिंग होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी एक मिनिमम परसेंटेज है टोटल डिपॉजिट्स का, जो कि कमर्शियल बैंक्स को अपने पास मेंटेन करना पड़ता है इन लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म का मीनिंग होता है कैश की फॉर्म में। किस लिए मेंटेन करना पड़ता है? रूटीन ट्रांजैक्शंस के लिए, जो डेली का बैंकों में लेन देन है पब्लिक का, उसके लिए। सो एसएलआर is the minimum percentage of total deposits that the banks have to keep in cash form with themselves. SLR और CRR में डिफरेंस क्या है? CRR वो मिनिमम परसेंटेज है टोटल डिपॉजिट्स का जो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। लेकिन SLR वो मिनिमम परसेंटेज है टोटल डिपॉजिट्स का जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं इन कैश फॉर्म। इंडिया के अंदर एसएलआर की वैल्यू है 21.5%। इसका अर्थ है कि अगर किसी कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपीज के डिपॉजिट्स हैं तो उसको
21.5 रुपी 21.5 रुपी अपने पास कैश की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में रखने पड़ेंगे रूटीन ट्रांजैक्शन के लिए, जिसमें से वो लोन नहीं दे सकता। तो अगर इन्फ्लेशन का केस है तो आरबीआई एसएलआर को इंक्रीज कर देता है। एसएलआर को इंक्रीज करने से किसी भी कॉमर्शियल बैंक को अपने पास कैश की फॉर्म में ज्यादा रुपया कर रखना पड़ता है और लोन देने के लिए रुपए कम पड़ जाते हैं उसके पास, जिससे कि मनी सप्लाई डिक्रीज होती है और इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। जबकि अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई एसएलआर को डिक्रीज कर देता है। एसएलआर को डिक्रीज करने से जो कॉमर्शियल बैंक है उनको अपने पास लिक्विड फॉर्म में, कैश की फॉर्म में कम रुपए रखने पड़ते हैं, कम डिपॉजिट रखने पड़ते हैं और लोन देने के लिए ज्यादा डिपॉजिट उनके पास रहते हैं, जिससे कि वो ज्यादा लोन दे पाएंगे और मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। एसएलआर और सीआरआर दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो का मीनिंग यही है कि जो सेंट्रल बैंक के नियमानुसार जिनको मेंटेन करना पड़ता है। लास्ट क्वांटिटेटिव मेथड्स का लास्ट इंस्ट्रूमेंट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जैसे ट्रेजरी बिल्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को कॉमर्शियल बैंक्स के थ्रू पब्लिक में सेल एंड परचेज करता है टू कंट्रोल मनी सप्लाई। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक, और पब्लिक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करने से पब्लिक उनको खरीदती है और पब्लिक में मनी सप्लाई कम हो जाती है। मनी सप्लाई के कम होने से डिमांड कम होती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। इन केस ऑफ डिफ्लेशन, सेंट्रल बैंक इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को पब्लिक से खरीद लेता है और उनको उनका रुपया वापस कर देता है, जिससे पब्लिक में मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, जिससे कि डिमांड इंक्रीज होती है और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जो इन्फ्लेशन है वो आई लेटर से स्टार्ट हो रहा है। तो इन्फ्लेशन के केस में जितने भी रेट्स हमने किए, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इन सब को इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज भी आई लेटर से स्टार्ट होता है, इन्फ्लेशन भी आई लेटर से। तो इसको एक दूसरे से ऐसे कोरिलेट करना है याद रखने के लिए कि इन्फ्लेशन आई से स्टार्ट होता है तो सभी जो ये रेट्स हैं इनको इंक्रीज करना होगा। इनके इंक्रीज करने से क्या होगा? इन सभी रेट्स के इंक्रीज करने से जो बैंक है उनकी लोन एडवांसिंग मींस लोन देने की कैपेसिटी कम होगी, लोन महंगा हो जाएगा, जिससे मनी सप्लाई और परचेजिंग पावर कम होगी और इन्फ्लेशन की सिचुएशन रिड्यूस हो जाएगी। ये कॉमन एक्सप्लेनेशन है। आपसे कोई भी रेट पूछा जाए तो ये कॉमन एक्सप्लेनेशन है, यही आपको लिखनी है। और अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो डिफ्लेशन डी लेटर से स्टार्ट होता है। तो जितने भी ये रेट्स हैं इनको आप डिक्रीज करोगे, डिक्रीज भी डी लेटर से स्टार्ट होता है। यहाँ पे डिक्रीज और डिफ्लेशन को डी से कोरिलेट करना है। जब इन रेट्स को डिक्रीज किया जाएगा तो जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनकी लोन एडवांसिंग, लोन देने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, लोन सस्ता हो जाएगा,
जिससे कि मनी सप्लाई और परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी और डिफ्लेशन की सिचुएशन कम हो जाएगी। अब सेकंड है क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड्स में हमारे सिलेबस में एक ही इंस्ट्रूमेंट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट is the difference between value of security offered for loans and value of loan granted। जब भी हमें किसी कॉमर्शियल बैंक से लोन लेना होता है तो हमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी ऑफर करनी होती है, कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है कि जो हमने सिक्योरिटी ऑफर की है उसकी वैल्यू और जो हमें लोन ग्रांट हुआ है, लोन सैंक्शन हुआ है, उसकी वैल्यू का डिफरेंस। जैसे मैंने बैंक के पास लोन लेने के लिए 50 लाख की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट गिरवी रखे और बैंक ने मुझे जो लोन दिया वो दिया 40 लाख। तो जो डिफरेंस है 10 लाख, उसको हम मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन की केस सिचुएशन है तो आरबीआई इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज करने का मीनिंग है कि जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था कि 50 लाख की सिक्योरिटी है तो 40 लाख का लोन मिलेगा। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगा तो 50 लाख के बदले आपको 30 लाख का ही लोन मिलेगा। तो जो पब्लिक को डिस्करेज करेगा और पब्लिक लोन कम लेगी, जिससे मनी सप्लाई कम होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा। इसके अपोजिट अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो आरबीआई इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करने से पब्लिक इनकरेज होगी क्योंकि उसको ज़्यादा लोन मिलेगा और मनी सप्लाई इंक्रीज होगी और डिफ्लेशन की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग का मीनिंग होता है कि कुछ कोटा फिक्स कर देना, एक मैक्सिमम लोन की लिमिट फिक्स कर देना। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट के तहत आरबीआई कुछ स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटीज या सेक्टर्स या पीपल के लिए लोन की मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देगी कि आपको इतना ही लोन मिलेगा, इससे ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा इस काम के लिए, इस सेक्टर में। तो अगर इन्फ्लेशन का केस है तो आरबीआई राशनिंग इंट्रोड्यूस कर देगी, मीन्स क्रेडिट लिमिट्स को फिक्स कर देगी। और अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो क्रेडिट लिमिट्स को हटा लेगी, मीन्स राशनिंग नहीं करेगी, उनके लिए कोई कोटा फिक्स नहीं करेगी। मोरल सैचुएशन का मीनिंग है कि आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स के ऊपर, पब्लिक के ऊपर मोरल प्रेशर क्रिएट करता है, उनको एडवाइस देता है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन के केस में सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को एडवाइस देगा टू बिकम स्ट्रिक्ट इन लैंडिंग लोन्स टू द पब्लिक टू डिक्रीज मनी सप्लाई। और डिफ्लेशन के केस में सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को एडवाइस देगा या मोरल प्रेशर क्रिएट करेगा टू बिकम लिबरल इन लैंडिंग लोन्स टू द पब्लिक टू इंक्रीज मनी सप्लाई टू रिड्यूस डिफ्लेशन। तो ये लास्ट फंक्शन था सेंट्रल बैंक का। इसी के साथ हमारा जो सेकंड यूनिट का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। ये रिकैपिटुलाइजेशन में कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है, हाउ डू चेंजेस इन बैंक रेट अफेक्ट द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। बैंक रेट अगर इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, और अगर बैंक रेट डिक्रीज होगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। एक्सप्लेन हाउ रेपो रेट कैन बी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग क्रेडिट सिचुएशन।
रेपो रेट एंड क्रेडिट क्रिएशन हैज इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि अगर रेपो रेट अगर इंक्रीज होगा तो कॉमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक से महंगा लोन मिलेगा, सेंट्रल बैंक से अगर महंगा लोन मिलेगा कॉमर्शियल बैंक्स को तो पब्लिक को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे, जिससे कि जो पब्लिक है वो कम लोन लेगी, कम क्रेडिट लेगी, और अगर पब्लिक कम क्रेडिट लेगी तो जो क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा, मीन्स जो क्रेडिट का एक्सपेंशन है वो कम हो जाएगा। थर्ड, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? Monetary policy means all those methods or instruments adopted by central bank to control money supply in an economy. Any three instruments: bank rate, repo rate, reverse repo rate, etc. Explain the role of reverse repo rate in increasing money supply. अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज करता है, कम करता है। रिवर्स रेपो रेट को कम करने से कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास कम फंड्स को या पार्क करते हैं या सेंट्रल बैंक को कम लोन देते हैं, ये कहा जा सकता है। और सेंट्रल बैंक को अगर कम लोन देंगे कॉमर्शियल बैंक्स तो पब्लिक को लोन देने के लिए ज़्यादा उनके पास रुपया बचेगा, और पब्लिक को अगर ज़्यादा लोन देंगे तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो इसी के साथ ये हमारी यूनिट कंप्लीट। थैंक्स।